हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। कंटिन्यू करते हैं अपनी एथिक्स की डिस्कशन को। हमने यूटिलिटेरियनिज्म की जो फिलॉसफी है वो जेरेमी बेंथम के पर्सपेक्टिव से तो कवर कर ली है प्रीवियस लेक्चर तक। इस लेक्चर में दोस्तों हम जानेंगे कि जॉन स्टुअर्ट मिल का क्या व्यू है, क्या पर्सपेक्टिव है विद रिगार्ड टू यूटिलिटेरियनिज्म। सबसे इम्पॉर्टेंट बात और सबसे पहली बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये जो जेएस मिल हैं यानी कि जॉन स्टुअर्ट मिल, इनकी ये जो यूटिलिटेरियनिज्म की जो फिलॉसफी है, ये इन्फ्लुएंस जो थे अपनी फिलॉसफी के अंदर, जब इन्होंने यूटिलिटेरियनिज्म के बारे में बात करी तो ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय जेरेमी बेंथम ओनली। यानी कि जेएस मिल ने अपना जो भी पर्सपेक्टिव डेवलप करा था यूटिलिटेरियनिज्म की फिलॉसफी के बारे में, जॉन स्टुअर्ट मिल काफ़ी हैविली तरीके से इन्फ्लुएंस थे जेरेमी बेंथम से। जेरेमी बेंथम को जब क्रिटिसिज्म फेस करने को मिले थे अपनी यूटिलिटेरियनिज्म के व्यू पॉइंट्स को लेकर, अपनी फिलॉसफी को लेकर, तो जेरेमी बेंथम उसे डिफेंड नहीं कर पाए थे। जॉन स्टुअर्ट मिल की फिलॉसफी के अंदर विद रिस्पेक्ट टू यूटिलिटेरियनिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर आप जानोगे कि जॉन स्टुअर्ट मिल ने बहुत सारे क्रिटिसिज्म के ऊपर काउंटर आर्ग्यूमेंट्स भी पेश करे थे, जो कि काफ़ी कम फिलोसफर्स करते हैं। ज़्यादातर फिलोसफर्स की अगर आप फिलोसफीज़ को देखोगे, फिर चाहे आप उसको एथिक्स में पढ़ो या पीएसआईआर के ऑप्शनल में पढ़ो, 99% केसेस के अंदर आपको यही देखने को मिलेगा कि फिलोसफर्स अपनी फिलोसफीज़ को दे देते हैं, थ्योरिस्ट अपनी थ्योरीज को प्रपोज कर देते हैं। अब जब उन थ्योरीज और फिलोसफीज़ के सामने कुछ क्रिटिसिज्म आते हैं, तो जिन्होंने ओरिजिनली वो थ्योरीज दी हैं, जिन्होंने ओरिजिनली वो फिलोसफीज़, वो आइडियाज़ जो हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो जो प्रपोज करे हैं, वो क्रिटिसिज्म के सामने अपने काउंटर आर्ग्यूमेंट्स या उसके बचाव के सामने एक काउंटर व्यू पॉइंट्स नहीं रख पाते हैं। ऐसा 99% केसेस के अंदर आपको थ्योरिस्ट और फिलोसफर्स की थ्योरीज और फिलोसफीज के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जॉन स्टुअर्ट मिल दूसरे फिलोसफर्स से इसलिए अलग माने जाते हैं क्योंकि जब आप इस लेक्चर में जानोगे कि यूटिलिटेरियनिज्म का पर्सपेक्टिव क्या है जॉन स्टुअर्ट मिल का, और उस पर्सपेक्टिव को लेकर इनको किन कौन कौन सी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, तो उन जो आलोचनाएं थी, जो क्रिटिसिज्म थे, उसको शांत करवाने का काम भी करा था जॉन स्टुअर्ट मिल ने काउंटर आर्ग्यूमेंट्स प्रपोज करके। तो सबसे ज़्यादा बेसिक बात तो यही है कि जॉन स्टुअर्ट मिल जो हैं वो इन्फ्लुएंस थे जेरेमी बेंथम के पर्सपेक्टिव से विद रिस्पेक्ट टू यूटिलिटेरियनिज्म, और इनकी भी थ्योरी जो सेंट्रल और की बात करती है, इम्पॉर्टेंट और जो प्राइमरी बात इन्होंने करी, वो इसी के बारे में करी जो कि यूटिलिटेरियनिज्म का अपने आप में मीनिंग होता है, डैट इज मैक्सिमाइजिंग ओवरऑल हैप्पीनेस, या जिसको आप इजी टर्म्स में ऐसे भी कह सकते हो, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ मासेस। अब हम दोस्तों जानते हैं कि कुछ की इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, या जिसको हम कहते हैं कुछ की जो प्रिंसिपल्स थे, की टेनेंट्स क्या थे जॉन स्टुअर्ट मिल के यूटिलिटेरियनिज्म फिलॉसफी के अंदर। उनके पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग यूटिलिटेरियनिज्म की जो थ्योरी है वो किसके इर्द गिर्द घूमती है। सबसे पहला प्रिंसिपल तो यही आ जाता है, द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस प्रिंसिपल। आप ये चीज़ें जानते हो, आपको लगता होगा ऐसा मैं बार बार आपको ये सेम चीज़ बताता रहता हूँ, लेकिन यूटिलिटेरियनिज्म के बारे में और जेरेमी बेंथम के बारे में जब मैंने आपको बताया था, तो वो उसके पर्सपेक्टिव से मैंने आपको बताया था ये ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस का प्रिंसिपल। जॉन स्टुअर्ट मिल के पर्सपेक्टिव में अगर कुछ बातें सेम है तो दोबारा हमें उसको रिपीट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन, चाहे वो पीएसआईआर में हो, चाहे वो एथिक्स के किसी एक थ्योरेटिकल स्टेटमेंट के अंदर, अगर सिर्फ जॉन स्टुअर्ट मिल का अगर पर्सपेक्टिव आ गया तो आप उसको लिख पाओ, ताकि इसलिए मैं बार बार रिपीटेशन के साथ वो वाली चीज़ें आपको बताता हूँ।
वो चीज़ मेरे लिए कहना बहुत आसान है कि ये तो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, आप ये चीज़ जानते ही होंगे, लेकिन रिपीट करने में हमारा कोई नुकसान नहीं है। वो चीज़ बल्कि 100 बार बोलकर आपके दिमाग में बैठ जाएगी बहुत अच्छी तरीके से। तो ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस प्रिंसिपल के अंदर, जो कि यूटिलिटेरियनिज्म एज अ फिलोसफी का, अगर आप सारे फिलोसफर्स को हटा भी दो, साइड कर दो अगर आप जेरेमी बेंथम को, जॉन स्टुअर्ट मिल को, लेकिन यूटिलिटेरिज्म का जो मीनिंग रहता है द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ मासेस, वो फिलॉसफी, ये जो थीम है, ये कॉमन तरीके से आपको देखने को मिलती है जेरेमी बेंथम की अप्रोच में एज वेल एज जॉन स्टुअर्ट मिल की अप्रोच में। डिफरेंस बस यही है कि जॉन स्टुअर्ट मिल ने ये जो लेगेसी है ये बोरो करी थी फ्रॉम जेरेमी बेंथम, ठीक है। तो ये जो कोर प्रिंसिपल है यूटिलिटेरियनिज्म का, वो ये बोलता है कि हमें यहाँ पर इंडिविजुअल के जो एक्शंस होते हैं, उन इंडिविजुअल के जो एक्शंस होते हैं, उन एक्शंस के अंदर हमें ये देखना होता है कि जो आउटकम है या जो रिजल्ट है, कॉन्सिक्वेंसेस हैं, क्या वो किसी भी प्रकार से एक इंडिविजुअल की हैप्पीनेस को प्रमोट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो वो एक्शन अगर हैप्पीनेस को प्रमोट कर रहे होंगे तो वो एक्शन होंगे राइट, और वो एक्शन रॉन्ग कब होंगे, जैसा कि सेम बात हमने करी थी जेरेमी बेंथम के पर्सपेक्टिव में, व्हेन दोज एक्शंस विल प्रमोट रिवर्स ऑफ हैप्पीनेस। सेम चीज़ इन्होंने भी बोली, क्योंकि इनकी थ्योरी, इनकी फिलॉसफी डिराइव्ड ही जेरेमी बेंथम की फिलॉसफी और पर्सपेक्टिव से थी। तो यहाँ पर जो जॉन स्टुअर्ट मिल हैं, उनके अकॉर्डिंग हैप्पीनेस क्या है, हैप्पीनेस के मीनिंग को डिफाइन करते हुए जॉन स्टुअर्ट मिल सेम बात कहते हैं जस्ट लाइक जेरेमी बेंथम। जॉन स्टुअर्ट मिल कहते हैं कोई भी इंडिविजुअल के एक्शंस का जो आउटकम है, अगर उसके अंदर प्लेजर निकल कर आता है और उस प्लेजर के साथ व्हेन देयर इज एब्सेंस ऑफ पेन, तो वो हैप्पीनेस है, ठीक है, तो वो हैप्पीनेस है। अब यहां पर जो जॉन स्टुअर्ट मिल है वो जेरेमी बेंथम से थोड़ी सी अलग बात करते हैं एक पर्सपेक्टिव को लेकर। जेरेमी बेंथम ने क्या प्रपोज करा था, हैप्पीनेस का कैलकुलेटर, जिसको हम हेडोनिक कैलकुलस भी कहते हैं। तो यानी कि जेरेमी बेंथम जो है वो हैप्पीनेस को क्वांटिटेटिव टर्म के अंदर डिनोट करना चाहते थे, नंबर से बताना चाहते थे। वो कहते थे हैप्पीनेस एज अ इमोशन मेजरेबल है, उसको आप वैल्यू दे सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो जॉन स्टुअर्ट मिल है वो कहते हैं कि प्लेजर हो चाहे हैप्पीनेस हो, उसको आप क्वालिटेटिव टर्म्स में ही देख सकते हो, नॉट इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। तो जॉन स्टुअर्ट मिल ने बात करी क्वालिटी ऑफ प्लेजर की, क्वालिटी ऑफ हैप्पीनेस की, रेदर देन क्वांटिटी ऑफ प्लेजर या क्वांटिटी ऑफ हैप्पीनेस, जैसा कि जेरेमी बेंथम ने बात करी थी। इस पर्सपेक्टिव में जॉन स्टुअर्ट मिल का व्यू पॉइंट थोड़ा सा अलग हो जाता है जेरेमी बेंथम के व्यू पॉइंट से। यहां पर जॉन स्टुअर्ट मिल जब प्लेजर की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि प्लेजर, या जिसको हैप्पीनेस भी बोला जाता है, वो एक इमोशन है, वो एक फीलिंग है। तो उसको नंबर्स के बेसिस में जॉन स्टुअर्ट मिल कहते हैं कि मैं तो नहीं नंबर्स, मैं उसको नंबर में प्रपोज नहीं कर सकता, मैं उसके लिए कोई वैल्यू नहीं दे सकता। लेकिन मिल ने फिर भी ये जो क्वालिटी ऑफ हैप्पीनेस एंड क्वालिटी ऑफ प्लेजर की जो बात करी है, वो कहते हैं कि इंसान की जिंदगी में ना दो तरह के प्लेजर होते हैं, और वो दो तरह के प्लेजर जॉन स्टुअर्ट मिल कहते हैं, बहुत सिंपल तरीके से समझा जा सकता है उनको। एक है हायर प्लेजर्स और एक है लोअर प्लेजर्स। अब यहां पर हायर प्लेजर और लोअर प्लेजर क्या है ये हमें समझना पड़ेगा जॉन स्टुअर्ट मिल के पर्सपेक्टिव से। जॉन स्टुअर्ट मिल हमें बताते हैं अपनी थ्योरी के अंदर, अपनी फिलॉसफी के अंदर,
कि हायर प्लेजर ज़्यादा सुप्रीम होते हैं, इनकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होती है एज कंपेयर टू लोअर प्लेजर। इनकी क्वालिटी के अंदर आपको एक सुपीरियरिटी देखने को मिलती है। तो ये प्लेजर है क्या? सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा। जॉन स्टुअर्ट मिल बोलते हैं कि ये जो इंटेलेक्चुअल प्लेजर्स होते हैं ये हायर प्लेजर्स हैं, और जो सेंसुअल प्लेजर्स हैं, जो कि हमारे सेंसेस को सेटिस्फाई करते हैं, जैसे कि आप कुछ खा रहे हो तो आपके टेस्ट बर्ड सेटिस्फाई हो गए, आप कुछ अच्छा संगीत सुन रहे हो तो आपके ईयर सेटिस्फाई हो गए, आपने कुछ अच्छा दृश्य देख लिया तो आपकी आंखें सेटिस्फाई हो गई। तो सेंसेस को मिलने वाला जो प्लेजर है वो टेम्पररी होता है और वो लोअर प्लेजर है अकॉर्डिंग टू जॉन स्टुअर्ट मिल। वहीं पर जो इंटेलेक्चुअल प्लेजर है वो सुपीरियर इसलिए है क्योंकि वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है एज कंपेयर टू सेंसुअल प्लेजर्स। जॉन स्टुअर्ट मिल फर्दर इलेबोरेट करते हुए हमें ये बताते हैं, देखो सेंसुअल प्लेजर्स तो ऐसे प्लेजर्स हैं कि आप इसको कहीं से भी डिराइव कर सकते हो, जो कोई भी ऐसी प्रक्रिया, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कि आपकी सेंसेस को सेटिस्फाई कर रही हो, लाइक सेक्सुअल एक्टिविटी, ठीक है, या फिर कोई चीज़ आप देख रहे हो, कोई चीज़ आप सुन रहे हो, कोई चीज़ आप सूंघ रहे हो, कोई चीज़ आप टेस्ट कर रहे हो, जो आपकी पांचों सेंसेस होती हैं, अगर उसकी वजह से आपको खुशी मिलती है तो वो सेंसुअल प्लेजर है, लेकिन वो लोअर प्लेजर है अकॉर्डिंग टू जेएस मिल। बट जो इंटेलेक्चुअल प्लेजर्स हैं वो हायर प्लेजर्स हैं। तो ये जो इंटेलेक्चुअल प्लेजर्स हैं ये डिराइव कैसे होंगे? जॉन स्टुअर्ट मिल हमें ये बताते हैं ये वो प्लेजर हैं, लॉन्ग लास्टिंग क्यों हैं, ये सुपीरियर क्यों हैं, बिकॉज दीज आर दोज प्लेजर्स डेट आर डिराइव्ड फ्रॉम आर्ट या फिर फ्रेंडशिप्स, एंड जब आप दूसरों के साथ कॉन्वर्सेशंस करते हो। ये वाले जो प्लेजर्स हैं ये लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट आपके दिमाग के अंदर छोड़ेंगे। इन प्लेजर्स की जो छवि है वो आपके इमोशंस के साथ लंबे समय तक टिकी रहती है, और हो सकता है कि लाइफ टाइम आप इन प्लेजर्स को सीख करते रहो, या फिर उसका इम्पैक्ट लाइफ टाइम आपके दिलो दिमाग पर पड़ता रहेगा। कई लोग आर्ट के शौकीन होते हैं। आर्ट का मतलब यहाँ पर सिर्फ पेंटिंग नहीं है, किसी भी तरह की आर्ट। लोग अपना पूरा जीवन दे देते हैं डैट दे वांट टू बिकम अ क्रिकेटर, फुटबॉल प्लेयर, ठीक है, या आर्टिस्ट वो बनना चाहते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जो उनको खुशी देती हो। दोस्ती यारी, कोई अच्छा दोस्त मिल जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। बुरे में हमारा साथ है, अच्छे में हमारा साथी है वो। और दूसरों के साथ कॉन्वर्सेशन करके वी कम टू नो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें जो कि हो सकता है कि आप खुद से नहीं जानते थे। तो ये सब चीज़ें आपको क्या देंगी? ये सब चीज़ें आपको देंगी लॉन्ग लास्टिंग एक्सपीरियंसेस। तो ये प्लेजर जॉन स्टुअर्ट मिल कहते हैं भले ही सेंसुअल प्लेजर्स की तरह इतना ज़्यादा सेटिस्फाइंग नहीं करेगा आपको, लेकिन ये लॉन्ग लास्टिंग होगा। सेंसुअल प्लेजर क्या है कि आपको किसी चीज़ की क्रेविंग हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ समझाने के लिए, कि आपको क्रेविंग हो रही है मोमोज खाने की। अब आपको क्रेविंग थी, फॉर द टाइम बीइंग मोमोज आपने खा लिए, वो क्रेविंग उसी वक्त के साथ मिट गई। कितने ही खा लोगे आप मोमोज? आपने अपने टेस्ट बर्ड्स को सेटिस्फाई कर लिया, खत्म हो गया आपका वो प्लेजर। ऐसे प्लेजर को जॉन स्टुअर्ट मिल लोअर प्लेजर की कैटेगरी में रखते हैं। वहीं पर जो इंटेलेक्चुअल प्लेजर्स हैं जो कि आपके दिमाग के ऊपर असर डालेंगे लंबे समय के लिए, लाइक आर्ट, फ्रेंडशिप, कॉन्वर्सेशंस, ये सारे इंटेलेक्चुअल प्लेजर्स हैं, और ये हायर फॉर्म ऑफ प्लेजर्स हैं, जिसके लिए जॉन स्टुअर्ट मिल एक वर्ड प्रपोज करते हैं कि दीज प्लेजर्स आर सुपीरियर प्लेजर्स। ये जो इंटेलेक्चुअल प्लेजर्स हैं, ये जो हायर प्लेजर्स हैं, ये सुपीरियर क्वालिटी के प्लेजर्स होते हैं। इनका इम्पैक्ट, इनकी जो छवि है
वो वक्त के साथ धुलेगी नहीं, लेकिन लोअर प्लेजर्स और जो सेंशुअल प्लेजर्स हैं जैसे ही वो आपके सेटिस्फाई हो जाएंगे वो मिट जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई आप लोगों को? पहले बताओ। जॉन स्टुअर्ट मिल एक बात और कहते हैं यहां पर कि अगर आपको ये जो हायर प्लेजर्स और लोअर प्लेजर्स हैं, अगर आपको इनको अनुभव करना है, एक्सपीरियंस करना है, या फिर इनके बीच में डिफरेंशिएट करना है बेसिकली, तो जॉन स्टुअर्ट मिल यहाँ पर ये बात कहते हैं कि हायर प्लेजर और लोअर प्लेजर को पर्सनली अपने जीवन में एक वही पर्सन जज कर सकता है, या इसके ऊपर जजमेंट वही दे सकते हैं जिन्होंने इसको खुद से एक्सपीरियंस कर रखा हो। अदरवाइज आप सिर्फ एक ही प्लेजर की तरफ जाओगे और आपको लगेगा वही आपका प्राइमरी प्लेजर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके जीवन में कोई आपका शौक नहीं है जो कि आपको खुशी देता हो, कोई भी आपकी हॉबी, कोई भी आपकी जो चीज़ है, एक एक्टिविटी, आपकी अच्छी दोस्ती यारी किसी के साथ नहीं रही, आपकी कॉन्वर्सेशंस किसी के साथ लंबे समय तक टिकती नहीं है, तो आप हायर प्लेजर को कभी फील ही नहीं कर पाओगे। फिर आपको लगेगा कि सेंशुअल प्लेजर ही सारी अच्छी चीज़ होती है, प्राइमरी प्लेजर होता है, यही आपको हैप्पीनेस देता है, जबकि उसका इम्पैक्ट टेम्प्ररी होगा, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगेगा कि ये चीज़ें करने से आपको बार बार प्लेजर मिलता है, तो यही चीज़ें आपके लिए शायद से ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पर जॉन स्टुअर्ट मिल एक कड़वी बात ये भी कहते हैं कि इन प्लेजर्स को एक्सपीरियंस करना या कंपेयर करना या इनके बीच में डिफरेंशिएट करना हर पर्सन के बस की बात नहीं है। इसको वही पर्सन फील कर सकता है, कंपेयर कर सकता है, जिसने ये दोनों प्रकार के प्लेजर जो हैं वो एटलीस्ट एक्सपीरियंस कर रखे हों अपनी लाइफ के अंदर। ठीक है, और यहां पर जॉन स्टुअर्ट मिल ये कहते हैं कि अगर आपने इंसानी शरीर में जन्म लिया है तो आपको इन दोनों प्लेजर्स को एक बार तो ज़रूर एक्सपीरियंस करना चाहिए, ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर सको किसका इम्पैक्ट लॉन्ग लास्टिंग है और किसका इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म के लिए है। तो वहाँ पर इसी पर्सपेक्टिव में जॉन स्टुअर्ट मिल एक कोट पुट करते हैं, जो कि कोट इनका काफ़ी फेमस कोट है। जॉन स्टुअर्ट मिल कहते हैं, इट इज बेटर टू बी अ human being, it is better to be a human being dissatisfied than a pig satisfied। जॉन स्टुअर्ट मिल कहते हैं कि बेटर ये है कि आप इंसान हो और डिससेटिस्फाइड रहो, रेदर देन कि आप एक सुअर हो और सेटिस्फाइड हो। कहने का मतलब ये है, एक सुअर का जीवन क्या है? कीचड़ में लोट लगाना, खा लिया, बच्चे पैदा कर लिए, जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई मोल नहीं है। उसको कीचड़ में लोट लगाना, बाकी सुअर के झुंड के साथ रहना पसंद है, तो उसके लिए वो प्लेजर प्रिंसिपल है। लेकिन एक इंसान जिसके जीवन में ये इंटेलेक्चुअल प्लेजर्स, लॉन्ग लास्टिंग प्लेजर्स मायने रखते हैं, वो हो सकता है कि फिलहाल अपने जीवन में डिससेटिस्फाइड हो, लेकिन एक बार जब उसको ये प्लेजर मिलेंगे तो ये लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट उसके अंदर पैदा करेंगे। और इंसान जो है वो सुअर जैसा बर्ताव तभी करेगा अगर वो शॉर्ट टर्म प्लेजर को सीख कर रहा होगा। इंसान के मन में यही है कि आई वॉन्ट सेक्स, आई वॉन्ट गुड फूड, आई वॉन्ट गुड नज़ारे, लाइक ब्यूटी को मैं देखूं नेचर की, घूमाऊं फिराऊं, दारू पी लूं, सिगरेट पी लूं, कोई भी मूवी देख लूं। ऐसी चीज़ें इंसान को इंसान नहीं बनाती हैं, ये कहना चाहते थे जॉन स्टुअर्ट मिल इस कोटेशन से। उसके बाद जॉन स्टुअर्ट मिल ने एक कॉन्सेप्ट को भी हाईलाइट करा था,
दैट इज सेंटियंस। जॉन स्टुअर्ट मिल कहते हैं कि सभी जो इंडिविजुअल्स हैं वो सेंटिएंट बीइंग्स होने चाहिए, और वो होते भी हैं। कहने का मतलब ये है, मतलब ये सेंटिएंट बीइंग्स इंसान होते हैं, ऐसा जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा, उनको होना चाहिए, लेकिन जो लोग नहीं होते तो उनके अंदर ये जो सेंटियंस वाला जो इमोशन है, जो भावना है, वो दब जाती है। तो ये क्या है? जॉन स्टुअर्ट मिल कहते हैं कि जब भी आप प्लेजर और पेन की बात करते हो, आपको वो प्लेजर और पेन अपने लिए देखना है। मतलब इंसानों से वो कह रहे हैं कि ये आपको अपने लिए देखना है, ये तो बट ऑब्वियस सी बात है। बट आपको प्लेजर और पेन जब आप अपना कैलकुलेट कर रहे हो ना, तो एक बार के लिए आप प्लेजर और जो पेन है वो एनिमल्स का भी देख लेना, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एनिमल्स को पेन देकर आपको प्लेजर मिल रहा हो। और यहाँ पर एक नॉर्मल सा एग्जांपल आप जो पोर्ट्रे कर सकते हो, मतलब जॉन स्टुअर्ट मिल ने ऐसा नहीं बोला एग्जांपल, ये आप अपने मन से पोर्ट्रे कर सकते हो कि इफ़ यू आर अ नॉन वेजिटेरियन ईटर, आपको नॉन वेजिटेरियन फूड पसंद है, तो आप एक प्रकार से खुद तो नहीं कर रहे हो, लेकिन आप एक डिमांड पैदा करवा रहे हो एनिमल्स की हत्या की। तो उनको जो पेन मिल रहा है, लेकिन आपको नॉन वेज फूड पसंद है तो आपको प्लेजर मिल रहा है, तो आप फिर उस परिस्थिति के अंदर सेंटिएंट, रैशनल, मॉरल, एथिकल ह्यूमन बीइंग नहीं हो। तो जब भी हम यहाँ पर हैप्पीनेस की बात करते हैं या प्लेजर की बात करते हैं, तो जॉन स्टुअर्ट मिल ये कहते हैं कि आपको सेंटिएंट ह्यूमन बीइंग की तरह बिहेव करना है, और एक सेंटिएंट, रैशनल, एथिकल और एक मॉरल ह्यूमन बीइंग वही होगा कि जब वो इंसान अपने प्लेजर या पेन के प्रिंसिपल को कैलकुलेट कर रहा होगा या कर रही होगी, तो क्या वो एनिमल्स की भी प्लेजर या पेन को ध्यान में रखते हुए अपने प्लेजर और पेन को डिटरमाइन कर रहे हैं, वो इंसान के नहीं कर रहे हैं, या फिर उनके लिए सिर्फ कोर तरीके से, रॉ तरीके से बिल्कुल प्लेजर प्लेजर है, पेन पेन है, फिर चाहे वो प्लेजर दूसरों को पेन देकर, स्पेशली जानवरों को पेन देकर क्यों ना आया हो, लेकिन इंसान सिर्फ अपने प्लेजर के बारे में सोच रहा है कि जैसे भी करके मुझे हैप्पीनेस मिले, चाहे उसके चक्कर में मैं दूसरे इंसानों का बुरा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जानवरों का मैंने बुरा कर दिया तो कोई बात नहीं, मेरे को तो प्लेजर या हैप्पीनेस जो है वो सीख कर ली मैंने। तो जॉन स्टुअर्ट मिल बोलते हैं कि यहाँ पर प्लेजर या जो पेन वाला प्रिंसिपल है वो डेड हो जाता है, क्योंकि ऐसा इंडिविजुअल सेंटिएंट ह्यूमन बीइंग नहीं है, वो सेंटिएंट बीइंग नहीं है, वो जानवरों के इमोशंस की, दूसरे लाइफ फॉर्म्स के इमोशंस की केयर नहीं करता ऐसा इंसान। उसके बाद जॉन स्टुअर्ट मिल बात करते हैं रोल ऑफ रूल्स की। जॉन स्टुअर्ट मिल ने भी सेम बात बोली कि अल्टीमेट जो स्टैंडर्ड है, अल्टीमेट जो बात है इनकी पूरी फिलॉसफी के अंदर, दैट इज सेम। वो क्या है? ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ मासेस। लेकिन यहां पर जॉन स्टुअर्ट मिल ने एक नेसेसिटी भी जताई है कि मॉरल रूल्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट होने चाहिए वाइल डिटरमाइनिंग ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ मासेस। तो मिल ने ये एक्नॉलेज करा, जॉन स्टुअर्ट मिल ने ये एक्नॉलेज करा, ध्यान से समझना अब एक इंपॉर्टेंट बात को। जॉन स्टुअर्ट मिल के अनुसार जो हैप्पीनेस है ना, या जिसको हम प्लेजर कहते हैं, वो भले ही एक प्राइमरी प्रिंसिपल है कि हर चीज में आपको यही सीख करना है, लेकिन ये जो मॉरल रूल्स हैं ये सेकेंडरी प्रिंसिपल्स हैं। मतलब भले ही प्लेजर प्रिंसिपल प्राइमरी प्रिंसिपल है एंड भले ही मॉरल रूल सेकेंडरी प्रिंसिपल है, लेकिन ये एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, क्योंकि आप हैप्पीनेस या प्लेजर को सीख करने की कोशिश करोगे
मॉरल रूल्स को डिस्कार्ड करते हुए, तो वो हैप्पीनेस या जो प्लेजर का जो मीनिंग है वो धुंधला पड़ जाएगा, उसका कोई मतलब रहेगा नहीं। क्योंकि यही जो मॉरल रूल्स हैं ये प्रमोट करने में मदद करवाएंगे हैप्पीनेस को। ठीक है, तो यहां पर जॉन स्टुअर्ट मिल ये कहते हैं कि जब भी बात यूटिलिटी की आती है, और यूटिलिटी क्या है? प्लेजर प्रिंसिपल, हैप्पीनेस का प्रिंसिपल, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ मासेस। यूटिलिटेरियनिज्म फिलॉसफी का जो कोर पार्ट है यूटिलिटी, हैप्पीनेस एंड प्लेजर। तो जॉन स्टुअर्ट मिल ये कहते हैं ये जो रूल्स हैं दे शुड बी फॉलोड अनलेस इंडिविजुअल इनको हर एक सिचुएशन में फॉलो नहीं कर पा रहा है, वो एक अलग बात है, बट सम और दी अदर काइंड ऑफ मॉरल रूल्स या जो नेसेसरी मॉरल रूल्स हैं वो ज़रूर फॉलो होने चाहिए यूटिलिटी को गेन करने के लिए, यूटिलिटी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, हैप्पीनेस को देखने के लिए, फील करने के लिए, उस प्लेजर प्रिंसिपल को लाइमलाइट में आने के लिए। तो मॉरल रूल्स अकॉर्डिंग टू जॉन स्टुअर्ट मिल should be applied in every individual's actions in order to determine the utility, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ हैप्पीनेस या प्लेजर का प्रिंसिपल। ठीक है, अब दोस्तों जैसा कि लेक्चर की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, जॉन स्टुअर्ट मिल फिलोसफर्स की फील्ड में काफ़ी नामी व्यक्ति इसलिए माने जाते हैं क्योंकि अपने खिलाफ जो उन्होंने क्रिटिसिज्म को जो सुना, सिर्फ वो सुनकर नहीं रह गए, उसको डिफेंड भी करने की उन्होंने कोशिश करी, काउंटर आर्गुमेंट्स उन्होंने दिए। तो हम एक एक करके जॉन स्टुअर्ट मिल के ऊपर, उनकी यूटिलिटेरिज्म फिलॉसफी के ऊपर जो उनको क्रिटिसिज्म सहने पड़े और उसको डिफेंड कैसे उन्होंने करा, इसको एक एक करके हम समझते हैं। यहां पर जो पहला क्रिटिसिज्म है वो एक कोटेशन की फॉर्म में है, जो कि उनको दूसरे स्कॉलर्स ने, दूसरे फिलोसफर्स ने जो दिया था। उनका कहना था जॉन स्टुअर्ट मिल की ये जो यूटिलिटेरिज्म की जो थ्योरी है, ये एक ऐसी डॉक्ट्रीन है, ये एक ऐसी फिलॉसफी है, उनकी बातें ऐसी हैं, इट इज़ अ डॉक्ट्रीन वर्दी ओनली ऑफ स्वाइन। स्वाइन का मतलब पता है क्या होता है? जानवरों को कहते हैं हम लोग। क्रिटिक्स ने आर्ग्यू करा कि जॉन स्टुअर्ट मिल अपनी फिलॉसफी के अंदर जिस प्रकार से प्लेजर को या हैप्पीनेस को जो डिटरमाइन कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि प्लेजर एक हाईएस्ट एम है, एक हाईएस्ट एम है। कैसे? हमने ऊपर अभी बात करी थी ना हैप्पीनेस और प्लेजर में, आपको बोल रहा था ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये कहते हैं हैप्पीनेस और प्लेजर एक प्राइमरी प्रिंसिपल है और मॉरल रूल्स एक सेकेंडरी प्रिंसिपल है। क्रिटिक्स ने ये कहा कि प्लेजर को इतना ज़्यादा एम्फसाइज कर रखा है जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपनी फिलॉसफी के अंदर, अपनी यूटिलिटेरिज्म की थ्योरी के अंदर, कि वो जो प्लेजर या हैप्पीनेस का जो प्रिंसिपल है उसको जॉन स्टुअर्ट मिल ने हाईएस्ट एम बना दिया, जिसकी वजह से इंसान जो है वो तो जानवरों के लेवल पर आ गए कि जानवर भी प्लेजर को सीख कर रहे हैं, इंसान भी प्लेजर को सीख कर रहे हैं। तो जॉन स्टुअर्ट मिल ने इस बात को काउंटर करते हुए ये कहा कि मैंने यहाँ पर उस प्लेजर की बात कर रखी है जो कि सेंसुअल प्लेजर से डिराइव नहीं होते हैं। हमने अभी ऊपर पढ़ा जो कि कैसे प्लेजर्स होते हैं, इंटेलेक्चुअल प्लेजर्स होते हैं, और उन्हीं इंटेलेक्चुअल प्लेजर्स को जॉन स्टुअर्ट मिल ने बोला कि ये मेरे अकॉर्डिंग सुपीरियर प्लेजर है, जो ये हाईएस्ट एम है, ये वो इंटेलेक्चुअल प्लेजर्स हैं जो कि सुपीरियर है मेरे अकॉर्डिंग। जॉन स्टुअर्ट मिल कहते हैं कि मैं अपनी थ्योरी के अंदर पहले ही क्लियर कर चुका हूँ कि प्लेजर दो प्रकार के हैं, एक हायर प्लेजर, एक लोअर प्लेजर। जिस प्राइमरी प्लेजर की मैं बात कर रहा हूँ या जिस प्लेजर को मैं प्राइमरी एम बनाकर चल रहा हूँ, वो जॉन स्टुअर्ट मिल कहते हैं कि वो मेरे हिसाब से इंटेलेक्चुअल प्लेजर्स हैं जो कि डिराइव्ड होते हैं फ्रॉम आर्ट्स, फ्रेंडशिप्स, कॉन्वर्सेशंस, और ये लॉन्ग लास्टिंग आपको एक्सपीरियंस देते हैं। जॉन स्टुअर्ट मिल कहते हैं अपनी काउंटर आर्ग्यूमेंट्स के अंदर, जो भी क्रिटिक्स होते हैं उनको बताते हैं
कि लोअर प्लेजर्स को मैं पहले ही डिस्कार्ड कर चुका हूँ और मैं बता चुका हूँ कि वो आपको सिर्फ शॉर्ट टर्म प्लेजर ही देंगे, शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस ही देंगे। तो ऐसे कर कर जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपने खिलाफ जो उनको पहला क्रिटिसिज्म सहने को मिला कि उनकी जो डॉक्ट्रिन है, उनकी जो थ्योरी है, फिलोसफी, इट इज़ वर्दी ओनली ऑफ स्वाइन। तो वो कहते हैं जो सेंशुअल प्लेजर है ना, वो तो इंसान को वैसे ही पिग बना देती है। और वो कहते हैं ना, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताई ये सब बातें, इट इज़ बेटर टू बी अ ह्यूमन बीइंग डिससेटिस्फाइड रेदर देन अ पिग सेटिस्फाइड। तो वो कहते हैं सेंशुअल प्लेजर वाला जो पर्सन है वो पिग की तरह है, लेकिन जो इंटेलेक्चुअल प्लेजर को गेन कर रहा है वो इंसान है। और उसी इंटेलेक्चुअल प्लेजर को मैंने हाईएस्ट एम बता रखा है अपनी फिलॉसफी के अंदर। ठीक है। उसके बाद दूसरा क्रिटिसिज्म जो सहन करना पड़ता है जॉन स्टुअर्ट मिल को, क्रिटिक्स ऐसा बोलते हैं कि जॉन स्टुअर्ट मिल ने अनरियलिस्टिकली हाई मॉरल स्टैंडर्ड सेट कर रखे हैं इंसान के बर्ताव में, इंसान के स्वभाव में। मॉरल जो स्टैंडर्ड्स हैं या मॉरल एक्शंस हैं वो अनरियलिस्टिक तरीके से बहुत हाई सेट कर रखे हैं। तो कुछ क्रिटिक्स ये भी कहते हैं कि इस पॉइंट के अंदर के जो जॉन स्टुअर्ट मिल बात कर रहे हैं ना जर्नल हैप्पीनेस की, यानी कि ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ मासेस, जर्नली जो हैप्पीनेस सबको मिलनी चाहिए, वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है। मिल ने ये क्लैरिफाई करा कि मैं अपनी थ्योरी के अंदर जब भी बात कर रहा हूँ तो एक्शंस के बेसिस पर जो आउटकम्स निकल कर आएंगे, मैं आउटकम्स के ऊपर फोकस करके बात कर रहा हूँ। ठीक है। मैं यहाँ पर लोगों के जर्नल इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ कि लोग जो हैं वो क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं। जॉन स्टुअर्ट मिल ये कहते हैं कि एक्शंस में भले ही मोरालिटी ना हो, कोई बात नहीं है, लेकिन आउटकम्स जो हैं उसके अंदर मोरालिटी आनी चाहिए। क्योंकि अगर एक्शंस इंडिविजुअल के भले ही मोरालिटी के ऊपर हो, जो कि यूटिलिटेरिज्म की कोर फिलॉसफी भी है, फिर चाहे वो जेरेमी बेंथम की बातें हों, यूटिलिटेरिज्म एज अ फिलॉसफी की बातें हों विदाउट स्कॉलर्स, या फिर जॉन स्टुअर्ट मिल की बातें हों, यूटिलिटेरिज्म के बारे में इन्होंने बात करी है। तो पूरी की पूरी यूटिलिटेरिज्म की थ्योरी के अंदर मैंने आपको बताया था प्रीवियस 2 लेक्चर्स में, आपको लगातार ये वाली चीज़ बता रहा हूँ, दिस इज अ फिलॉसफी। यूटिलिटेरिज्म एक ऐसी फिलॉसफी है जो कि कॉन्सिक्वेंशलिस्ट अप्रोच के ऊपर वर्क करती है, वो कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर फोकस करती है। उसका ये कहना है कि एक्शंस में भले ही मोरालिटी हो, लेकिन आउटकम ही अगर अनएथिकल निकल कर आ जाए, इमोरल निकल कर आ जाए, तो फायदा क्या उन एक्शंस का, एथिकल होने का, और उन मॉरल एक्शंस का फायदा ही क्या होगा। आउटकम्स के अंदर एथिक्स और मोरालिटी दिखनी चाहिए। ठीक है। तो जॉन स्टुअर्ट मिल ये कहते हैं कि ये जो जर्नल हैप्पीनेस है ना, ये एक आउटकम के तौर पर होनी चाहिए। ये नहीं कि इंडिविजुअल ने हैप्पी होकर काम करा, प्लेजर के साथ काम करा, आउटकम ऐसा निकल कर आया कि जिससे दूसरों का भट्टा बैठ गया, ये नहीं होना चाहिए। ये जॉन स्टुअर्ट मिल ने डिफेंड करते हुए कहा। और उसके बाद एक क्रिटिसिज्म और जो कि जॉन स्टुअर्ट मिल को फेस करना पड़ता है, क्रिटिक्स ये कहते थे कि देयर इज इम्प्रैक्टिकलिटी ऑफ कैलकुलेशंस इन जॉन स्टुअर्ट मिल्स अप्रोच। क्रिटिक्स ने आर्ग्यू करा कि हर एक एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस को असेस करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। कि जैसे जॉन स्टुअर्ट मिल बोल रहे हैं कि मैं एक्शंस के ऊपर फोकस नहीं हूं, मैं तो आउटकम्स को जानना चाहता हूं, कॉन्सिक्वेंसेस को जानना चाहता हूं, रिजल्ट्स को जानना चाहता हूं। तो क्रिटिक्स ये कहते थे कि आप हर एक एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस को जान ही कैसे सकते हो, ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो जॉन स्टुअर्ट मिल ये बोलते हैं कि यहाँ पर जो भी हम बात करते हैं, मतलब एक इंडिविजुअल के एक्शंस की जो भी हम बात करते हैं, तो यहाँ पर हम बात कलेक्टिव तरीके से करते हैं कि अल्टीमेटली जो कलेक्टिव एक्सपीरियंस है किसी भी एक्शन का, यानी कि देखो कोई भी एक इंडिविजुअल जो एक्शन लेगा उसका परिणाम सिर्फ एक पहलू के ऊपर तो निर्धारित होगा नहीं, वो अल्टीमेटली ये डिसाइड करेगा कि एक इंडिविजुअल नहीं, बहुत सारे इंडिविजुअल का जीवन जो है उससे किस प्रकार से प्रभावित हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया कोई भी जो कानून है वो किसी एक इंडिविजुअल को तो अफेक्ट करेगा नहीं, वो नंबर ऑफ मासेस को अफेक्ट करेगा। तो जॉन स्टुअर्ट मिल कहते हैं कि हमें लोगों के कलेक्टिव एक्सपीरियंस को जज करना होता है। आउटकम जो है, एक्शंस की जो आउटकम्स हैं उनको ऐसा देखना है कि कलेक्टिवली ज़्यादातर लोगों का फायदा हुआ है या ज़्यादातर लोगों का नुकसान हुआ है।
क्या वो ओवरऑल हैप्पीनेस उनसे प्रमोट हुई है उन एक्शंस की वजह से, या फिर इट हैज़ बीन रिजल्टेड इनटू हार्म, जिसको जॉन स्टुअर्ट मिल कहते हैं और जेरेमी बेंथम भी कहते थे रिवर्स ऑफ हैप्पीनेस। तो जॉन स्टुअर्ट मिल की जो फिलॉसफी है, हम कंक्लूजन में इतना कह सकते हैं कि इनकी फिलॉसफी जो है वो हेल्प करती है हमें मॉरल डिसीजन मेकिंग के अंदर, ताकि हम एक्शंस को जज कर सकें कि आउटकम्स जो निकल कर आए वो प्लेजर प्रिंसिपल या हैप्पीनेस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड हैं कि नहीं है। ठीक है, जॉन स्टुअर्ट मिल क्योंकि बात पूरे के पूरे अपनी थ्योरीज के अंदर यूटिलिटिज्म के पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं, तो हमारा फोकस इस चीज़ के ऊपर भी है कि क्या हम हैप्पीनेस को मैक्सिमाइज करने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और हमें मिनिमाइज करना है पेन को, या फिर इंसान जो भी सफरिंग सहन करते हैं उनको। ठीक है, और जॉन स्टुअर्ट मिल बात करते हैं अपने एक्शंस के अंदर कि इंसानों के जो एक्शंस हैं वो सेंटिएंट बीइंग्स की तरह होने चाहिए, कि आपको ये नहीं देखना है कि आपके एक्शंस का जो इम्पैक्ट है क्या वो सिर्फ इंसानों के ही ऊपर निकल कर आया। आपका फोकस इस बात के ऊपर भी होना चाहिए कि आपने दूसरे लिविंग क्रीचर्स को हार्म तो नहीं कर दिया अपने प्लेजर को सीख करने के लिए। इसके अलावा जॉन स्टुअर्ट मिल दो चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करते हैं। वो है एक तो इंडिविजुअल की लिबर्टी, इसको काफ़ी इंपॉर्टेंस दी जॉन स्टुअर्ट मिल ने, और इसके अलावा जो सोशल रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं, ठीक है, उनके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा इन्होंने फोकस करा। तो ये दोस्तों हमने कॉम्प्रीहेंसिव तरीके से जॉन स्टुअर्ट मिल का भी जो पर्सपेक्टिव है यूटिलिटेरियनिज्म का, उसको भी कॉम्प्रीहेंसिव तरीके से कवर कर लिया हमने। अब सिर्फ एक चीज़ रह गई है, एक फिलॉसफी रह गई है कवर करना, डैट इज़ वर्च्यू एथिक्स ऑफ एरिस्टोटल, जिसके बारे में हम कॉम्प्रीहेंसिव तरीके से जानेंगे अगले लेक्चर में। आई होप अभी तक आपको डिओंटोलॉजिकल एथिक्स ऑफ इमैनुअल कांट, यूटिलिटेरिज्म फिलॉसफी ऑफ जेरेमी बेंथम एंड जॉन स्टुअर्ट मिल समझ में आई होगी। अगले लेक्चर में हम डिटेल में बात करेंगे वर्च्यू एथिक्स ऑफ एरिस्टोटल के बारे में। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।